अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानी। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है रीत, प्यार और हम। इसकी राइटर हैं सिद्रा हयात। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। सीटी की धुन बजाता वो घर में दाखिल हुआ। सामने ही सहन से मुल्हिका बरामदे में ईसा मुंह लटकाए चारपाई पर बैठा नजर आ गया। ऊंची आवाज में सीटी बजाता वो धप से उसके सामने बिछी चारपाई पर बैठा। खैर तो है, दूल्हे राजा के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? सुना तो यही था कि मोहब्बत की शादी करने वालों के चेहरे ट्यूबलाइट की तरह चमकते हैं। और तेरे केस में तो मुझे 100% यकीन था कि इधर मैं घर का दरवाजा खोलूंगा और तेज शॉव से मेरी आंखें चुंधिया जाएंगी, पर तू तो यहाँ जली हुई ट्यूबलाइट बना बैठा है। फहद के शरारती अंदाज से कहे जुमलों पर तप कर ईसा ने अपने बाजू के नीचे से तकिया उठाकर उसे दे मारा, जिसे दोनों हाथों से कैच करता फहद हंस पड़ा। उड़ा ले मजाक, निकाल ले जितने दांत निकालने हैं, जब तेरा वक्त आएगा तब पूछूंगा, ईसा ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मेरी जिंदगी में कुछ सालों तक तो इस शादी जैसे हादसे का कोई इम्कान नहीं है। मेरी वालदा माजदा मुझे अपने पैरों पर पूरी तरह जमा देखना चाहती हैं। तू बता मसला क्या है? फहद के पूछने की देर थी, ईसा शुरू हो गया। यार तुझे तो पता है ये शादी कितनी मुश्किलों से हो रही है। ऊपर से बाबा सारी बचतें मेरी शादी पर ही करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फजूल में पैसा उड़ाएं, मगर जो जायज अखराजात हैं उनको तो पूरा करने दें। मुझे तो डर है वलीमे पर टेंट लगवाने के बजाय खुले मैदान में ही ना बिठा दें। अब तू ही बता क्या करूं, कैसे समझाऊं अब्बा को? मुझे तो लगता है शादी से पहले मैं टेंशन से ही आधा रह जाऊंगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ईसा ने शिकायती नजरों से उसे देखा। तुझे भी तो टेंशन लेने का शौक है। मामू पूरी बिरादरी में कंजूस मशहूर हैं, ये भी कोई नई बात है। मुझे मत घूर, सच कह रहा हूँ। मैं क्या करूं, मेरी अपनी नई नई नौकरी है। शादी के लिए कुछ सालों की मोहलत मिल जाती तो कुछ पैसे वैसे जोड़ ही लेता, मगर अलवीना के वालिदैन इंतजार नहीं करना चाहते। उन्हें अपने फर्ज से सुबुकदोश होने की जल्दी है। ऐसे में मैं क्या करूं? ईसा ने परेशानी से अपना माथा मसला। मेरी मान मामू से पैसे मांग, किसी का कर्ज अदा करने के बहाने, और शादी के अखराजात में लगा दे। फहद ने मजे से मशवरा दिया। ईसा ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। और वो तो जैसे दे ही देंगे, और वैसे भी वो सारा कुछ खुद देख रहे हैं, मुझे कहाँ करने देंगे? तेरे सारे आइडिया फ्लॉप ही होते हैं। अच्छा टेंशन ना ले, मेरे और खास कर मेरी वालदा के होते हुए तेरा वलीमा खुले आसमान तले नहीं हो सकता। फहद ने उसे तसल्ली दी। ईसा का आसाबी तनाव कुछ कम हुआ। जानता था कि फुप्पो अब्बा जी को संभाल लेंगी। उस्मा, ये क्या भाई, इकलौते भाई की शादी है, अपनी दोस्तों को बुलाओ, ददियाल ननियाल की सारी कजिन्स को इकट्ठा करो, कोई ढोलक शोलक रखो, कोई लुड्डी वुड्डी डालो। बल्कि तुम्हें वो गाना गाना चाहिए। वो क्या था? हाँ, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उस्मा को आते देखकर फहद ने मुखातिब किया। रहने दे फहद भाई, कैसी शादी, कहाँ का हल्ला गुल्ला। इम्तिहानात ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है, और वैसे भी शादी एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही फारिग होते हैं, बाकी सब तो अपने काम धंधों में ही लगे रहते हैं। खफकी से कहती अपनी किताबें उठाकर वो वापस अंदर चली गई। इसको क्या हुआ? फहद हैरान हुआ। कल तक तो वो ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। नाराज है मुझसे। अब तू बता, इसमें भी मेरा कसूर है कि उसके इम्तिहान कॉलेज वालों ने आगे करके एन मेरी शादी के दिनों में रख दिए हैं। मामला समझ में आते ही फहद के मुंह से हंसी छूटी। यार मान ना मान, तेरे सितारे गर्दिश में हैं। दुआ कर तेरी शादी वक्त पर खैर खैरियत से हो जाए। ईसा गहरी सांस लेकर रह गया। दुआ तो उसकी भी यही थी कि ये शादी खैर आफियत से हो जाए। बर्तनों की खटपट से उसकी आंख खुली। मुंदी मुंदी आंखों से खड़ी देखी जो सुबह के 9 बजा रही थी। आज इतवार का दिन था और उसे अपनी शादी के बहुत से काम करने थे। शादी में चंद दिन ही बाकी थे, इसीलिए उसका इरादा था कि आज अब्बा जी के साथ ही निकलेगा, ताकि उनके किए गए इंतजामात का भी जायजा ले सके। जमाइयां रोकता वो पैरों में चप्पल पहन ही रहा था जब अम्मा अब्बा की तकरार कानों में पड़ी। नेक वक्त महंगाई आसमान से बातें कर रही है और तुम्हें नान पराठे सूझ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है इस फजूल खर्ची की, बल्कि मेहंदी पे खाना देने की भी जरूरत नहीं है। चाय समोसे ठीक रहेंगे। अब्बा की इस नई बात पर ईसा और अम्मा
तड़प ही तो उठे थे। ईसा जल्दी से उठकर बरामदे में खुलने वाले दरवाजे में आ खड़ा हुआ। सामने ही अब्बा हाथ में अखबार लिए बैठे थे। मेज पर नाश्ते के खाली बर्तन पड़े थे। उनकी दरवाजे की तरफ पुश्त थी, इसीलिए उसे न देख पाए। अम्मा करीबी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी, मगर अब्बा की बात सुनकर उनका मुंह तक जाता निवाला हवा में ही रुक गया। कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। महंगाई है तो क्या सूखे मुंह लोगों को रुखसत कर दें? खाना तो खिलाना होगा। बेशक आप नान पराठे ना रखें, एक ही बेटा है, कुछ ख्याल करें। अम्मा ने खफकी से एहतजाज किया, वरना अब्बा से बैद न था, चाय समोसों पर ही टरखा देते। हाँ तो वलीमे वाले दिन खिला देंगे खाना भी। ये तुम औरतों के शौक हैं, वरना मेहंदी की जरूरत ही नहीं है। सारी उम्र आपने यूं ही कंजूसी दिखाई है, अब मेरे पुत्र की शादी में इस तरह ना करें, मेरी खुशी ना खराब करें। नाश्ता छोड़कर अम्मा अपने आखिरी हरबे पर आ गई थीं। ये और बात है कि ये हरबा भी कम ही काम करता था। अब्बा उनके रोने से बेनियाज अखबार में कोई खबर पढ़ने में मसरूफ थे। कुछ देर बाद अखबार तय करते बाहर जाने के लिए उठ गए। हाथ में अखबार भी था। अम्मा बाएं हाथ से आंसू साफ करती, दाएं हाथ से निवाले मुंह में डालती नाश्ता दोबारा से शुरू कर चुकी थी, जबकि ईसा दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि न जाने इस शादी में और कितने मसाइल खड़े होने बाकी थे। जाने वो दिन कब आएगा जब अलवीना उसके घर के आंगन में दुल्हन बनकर आएगी। अलवीना का तस्वुर जहन में आते ही उसके तने हुए आसाब पुरसुकून हो गए। लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। अलवीना उसके दिल की अव्वलीन ख्वाहिश थी, जो अब उसकी जिंदगी में शामिल होने जा रही थी। प्रोफेसर दुरानी के क्लासरूम से निकलते ही स्टूडेंट्स ने सुकून का सांस लिया। उनकी मौजूदगी में अक्सर का सांस हलक में अटका रहता था, और फिर उन सब का तो आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। सबकी शक्लें देखकर साफ लग रहा था कि प्रोफेसर दुरानी अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गए थे। कुछ मासूमों की हवन्नक सूरतें और पेशानी से फूटते पसीने जाहिर कर रहे थे कि वो अपने यूनिवर्सिटी आने पर खुद को कोस रहे थे। दाएं तरफ पहली रो में 3 लड़कियां बैठी थीं। सुबह से इकट्ठे होने की वजह से तीनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इस क्लास के बाद कैफे चलते हैं, मुझे शदीद भूख लग रही है। नाश्ता भी मैं ढंग से नहीं करके आई। अरीबा ने दोनों की तरफ देखा। मेरी भूख तो प्रोफेसर दुरानी ने उड़ा दी है। उफ, इनको कौन बर्दाश्त करेगा? सबा ने बेचारगी से कहा। वो अपने चेहरे पर आया पसीना रुमाल से पोंछने में मसरूफ थी, जो गर्मी के बायस भी था और कुछ प्रोफेसर दुरानी की बदौलत भी। बोतल से मुंह लगाकर पानी पीती अलवीना उसकी बात सुनकर मुंह से बोतल हटाते हुए बोली, रिलैक्स, टीचर्स तो ऐसे ही डराते हैं, तुम सर पर सवार मत करो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अलवीना ठीक कह रही है, अपना खून खुश्क करने से क्या होगा। अरीबा ने भी उसे पुरसुकून करना चाहा। वो देखो। बोतल बंद करती अलवीना ने आंख के इशारे से उन्हें साथ वाली रो की तरफ मुतवज्जा किया, जहां पर बैठी लड़कियां अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थीं। कुछ देर पहले उनके छक्के छूटे हुए थे और अब सब भूल भाल कर अपनी हालत दुरुस्त कर रही हैं। सबा भी उनके साथ मुस्कुराई। क्लास खत्म हो चुकी थी। सारी क्लास जोर शोर से बातों में मसरूफ थी। जब किसी के डेस्क पर जाने पर सब हड़बड़ाकर सामने डाइस की तरफ देखने पर मजबूर हुए। एक खुश शक्ल नौजवान चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए उन्हें देख रहा था। उसके दाईं तरफ 2 और नौजवान खड़े थे, जो सारे स्टूडेंट्स का जायजा ले रहे थे। डाइस पर खड़े नौजवान ने सबको मुतवज्जा देखकर बात का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस यूनिवर्सिटी में। आज आपका पहला दिन है, सब नया नया लग रहा होगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 हफ्तों में आप इस माहौल के और इस सिस्टम के आदी हो जाएंगे। फिर उसने रुक कर सबके सवालिया चेहरों पर नजर डाली। हम यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी चलाते हैं, हेल्पिंग गाइड के नाम से। जब भी आप लोगों को कोई मसला हो, आप हमारे पास आ सकते हैं। मुस्कुराते हुए उसने सब पर नजर डाली। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स को कम पैसों में किताबें भी मंगा कर देते हैं। आप लोगों को जो भी किताब चाहिए हो, आप हमसे मंगवा सकते हैं। उसके खामोश होते ही एक लड़का बोल पड़ा, प्रोफेसर दुरानी ने हमें एक किताब लेने का कहा है, जो कि उनके मुताबिक लाइब्रेरी से नहीं मिलेगी। ईसा ने सर हिलाया। जी बिल्कुल, वो आपको खरीदनी पड़ेगी, और यकीनन उन्होंने अगली क्लास में लाने को कहा होगा, जो कि बुध के दिन होगी। हम आपको वो किताब रियायती कीमत पर मंगवा कर दे सकते हैं। कौन कौन है जो किताब मंगवाना चाहता है?
सभी स्टूडेंट्स के हाथ खड़े देखकर उसने सर को खम दिया। ओके, चूंकि वक्त कम है इसलिए आप सब अपना नाम लिखवा कर 300 रुपए जमा करवा दें। उसने अपने साथियों को इशारा किया। दोनों मुस्तादी से आगे बढ़े। आधे घंटे में वो सारे स्टूडेंट से पैसे वसूल कर चुके थे। उन तीनों के जाते ही एक लड़का उन प्रोफेसर का पता करने चला गया जिनकी क्लास थी। ये क्लास ना हुई ना तो कैफे चलेंगे, अलवीना ने खड़ी देखते हुए कहा। तुम दोनों हो आना, मेरा मूड नहीं है। सबा के कहने पर दोनों ने उसे घूरा। अभी तो तुम्हें समझाया था। अरीबा ने अपना सर पीटा। बात तो सुनो, वो असल में मेरे पास सिर्फ किराए के पैसे ही रह गए हैं। सबा ने नजरें झुकाए अपनी मजबूरी बताई। तो क्या हुआ, हम मिल बांट कर खा लेंगे, दोस्ती में सब चलता है। किसी दिन हम तुमसे खा लेंगे, अलवीना ने जल्दी से कहा। अरीबा ने भी उसकी तायद की। इससे पहले कि शर्मिंदा होती सबा कुछ कहती, वो लड़का वापस आया और ऐलान करने वाले अंदाज में बोला, प्रोफेसर तलाल छुट्टी पर हैं। इस खबर पर सारे खुश होते अपनी सीटों से उठ रहे थे कि उसकी दूसरी बात सुनकर वहीं जम गए। बुरी खबर ये है कि सीनियर्स हमें उल्लू बनाकर चले गए हैं। हमसे पैसे बटोर कर पूरी क्लास किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई है और ये मैं अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही सबके मुंह लटक गए। कुछ के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो गए। अलवीना का तो बस नहीं चल रहा था, उन तीनों को ही कच्चा चबा जाती। सबा अपने पैसे डूब जाने पर अफसरदा थी, मगर अब क्या हो सकता था। यकीनन सीनियर्स कहीं बैठे उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे। ये जूनियर्स तो बड़े बेवकूफ निकले। बगैर कोई सवाल जवाब किए सबने पैसे निकाल दिए। सुहेल ने मजा लेते हुए कहा। उनकी आधी से ज्यादा क्लास इस वक्त कैफे में बैठी थी। ब्रेक होने में अभी टाइम था, पर उनकी क्लास टाइम से पहले खत्म हो गई थी। ब्रेक टाइम वाला रश नहीं था कैफे में। वो बेचारे भी क्या करते यार, प्रोफेसर दौरानी से डरे बैठे थे। ऐसे में क्या खाक समझते। फहद ने समोसा खाते हुए अपनी तरफ से ठोस वजह बताई। मुझे भूल गए, असल में तो ये मेरी कारकर्दगी थी जो जूनियर्स इतनी जल्दी ट्रैप हो गए। चाय की चुस्की लेते हुए ईसा ने सारा क्रेडिट लिया। ये तो खैर ईसा ठीक कह रहा है, इसकी कारकर्दगी लाजवाब थी। सुहेल मुत्तफिक हुआ। तेरे इस टैलेंट की वजह से ही तो सबने तुझे आगे किया था। शाबाश मेरे यार, अगले साल भी जूनियर्स को बेवकूफ बनाना और हमें ऐश करवाना। फहद ने उसका कंधा थपका। इसी तरह की खुशगप्पियां करते उन्होंने समोसे और चाय खत्म की। कैफे के मुलाजिम के बिल लाने पर ईसा ने पैसे निकाले जितने उसके मुताबिक बनते थे। उन दोस्तों में ऐसा ही चलता था, कभी एक बिल अदा करता तो कभी दूसरा। आपका बिल 1050 बनता है, मुलाजिम ने दांत निकालते हुए बताया। खैर तो है भाई, हम रोज आते हैं कैफे, पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ तू गेम करना चाह रहा है। फहद ने उसे लताड़ा। हमारा बिल 150 बनता है, 3 चाय और 6 समोसे मंगवाए थे हमने। ईसा ने भी उसे घूरा। सरकार मैं आपको पहचानता हूँ, रोज यही मंगवाते हैं आप, मगर आज वो उन 3 लड़कियों का बिल भी आपके खाते में डाला गया है। एक मेज छोड़कर बैठी 3 लड़कियों की तरफ इशारा किया जो अपनी बातों में लगी हुई थी। हमारा उनसे क्या वास्ता, ईसा उलझा। तू किसी के भी कहने पर दूसरे के खाते में पैसे डाल देगा। फहद तब कर बोला, मैं अब क्या करूं, वो खुद कह रही थी आप तीनों के नाम लेकर कि आपने उनके पैसे देने हैं, इसलिए बिल में लिख लें। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। ये कौन थी जो इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी और अभी तक कैफे में बैठी हुई भी थी। देखें साहब, लड़कियां हैं, आप खुद ही उनसे बात करें, आपने उनके पैसे देने होंगे तभी तो बैठी हैं। मुलाजिम ने अपनी जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा पहले बता मंगवाया क्या क्या है उन्होंने, भला 900 का बिल बना कैसे लिया। फहद ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। 3 प्लेट बिरयानी, 3 चाय, 8 समोसे, 3 रोल पराठे। हैं, इतना खा गई, लगती तो नहीं है इतना खाने वाली। फहद ने मुड़कर उन पर नजर डाली। चाय और 3 समोसों के अलावा बाकी सब तो उन्होंने पैक करवा लिया। मुलाजिम ने दांत निकालते हुए बताया। तू जा, हम जरा इनसे बात करके तुझे बुलाते हैं। सुहेल ने उसे चलता किया, फिर दोनों की तरफ देखा। अब क्या करना है, बात करते हैं उनसे, किस खाते में हमारे पैसों से खाना चाह रही हैं। ईसा अपनी जगह से उठता उनकी टेबल की तरफ बढ़ा। फहद और सुहेल भी उसके पीछे गए। मैं पूछ सकता हूँ किस वजह से आपने अपना बिल हमारे खाते में डालना चाहा है, और वो कौन से पैसे हैं जो हमने आपके अदा करने हैं। उनके सर पर पहुंचकर ईसा ने तहम्मुल से पूछा। चाय का आखिरी घूंट लेती अलवीना ने इत्मीनान से प्याली खाली करके मेज पर रखी, फिर उसकी तरफ देखा
जो उसके बोलने का मुंतजिर था। कर्जदार तो आप बहुत सौ के हैं, ये और बात है कि वसूली सिर्फ हम कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती वो पुरएतमाद सी लड़की उसे हैरान कर रही थी। किस कर्जे की बात कर रही हैं? ईसा मुतजब्जब सा उसकी आंखों को देखे गया। स्याह गहरी आंखों पर उठी हुई लंबी पलकें। याददाश्त कमजोर लगती है आपकी। भूल गए हैं आप उन मासूमों को जिनकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए आप लोगों ने कल उनसे पैसे बटोरे थे। अभी कुछ देर पहले भी आप लोग अपने कारनामे पर गालिबन खुश हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को वो यादगार दिन फिर से याद करवा दूं। मुस्कुराकर कहती वो उन्हें असल किस्सा समझा चुकी थी। वो तो मजाक था, फहद जल्दी से बोला। मजाक सिर्फ तब तक मजाक रहता है जब किसी को उससे नुकसान न पहुंचे। कल आधी से ज्यादा क्लास के पास वापसी का किराया नहीं था। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन अपने क्लास फेलो से मदद लेते उन्हें किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आप लोगों को उसका एहसास तक नहीं। अपनी जगह से उठते उसने अपना बैग उठाया। नजरें अभी भी ईसा पर थीं। कुछ ज्यादा ही हो गई है यार। सुहेल ने ईसा का कंधा हिलाया जो अभी तक वैसे ही खड़ा था। फहद के बुलाने पर उसने सर झटकना चाहा, मगर कुछ था जिससे वो पीछा नहीं छोड़ा पा रहा था। बेचैनी सी बेचैनी थी जिसको वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। उफ, ये लड़कियां कितना लिखती हैं। इन्हीं की वजह से हमारे नंबर कम आते हैं। ये कंपटीशन जो बढ़ा देती हैं। खुद से बातें करता हाथ में सारी क्लास के असाइनमेंट्स पकड़े वो प्रोफेसर के दफातर की तरफ जा रहा था। क्लास का सीआर होने की वजह से सबके असाइनमेंट्स जमा करवाना उसकी जिम्मेदारी थी। लड़कियों की 18-19 सफ़ों के असाइनमेंट के आगे अपने 2 सफ़े उसे कुछ भी नहीं लग रहे थे। झुंझलाता हुआ वो ऊपर जाती लिफ्ट की तरफ आया। सीढ़ियों से कुछ फासले पर आमने सामने 2 लिफ्ट्स लगाई गई थीं, जो शुरू में हर वक्त ही इस्तेमाल में रहती थीं। स्टूडेंट्स शौक में और प्रोफेसर्स अपने दफ्तर तक जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर कुछ अरसे से इस तरफ का रुख कम ही किया जाता था और उसकी वजह एक लिफ्ट का खराब होना था। ईसा अपनी जोन में लिफ्ट तक आया। पीछे से उसामा की आवाज आई, तू तीसरी मंजिल पर जा रहा है? हाँ यार, असाइनमेंट जमा करवानी है। ईसा ने उसे जवाब दिया। चल, मैं इधर से चलता हूँ, मुझे प्रोफेसर जकी से काम है। उसामा ने दूसरी लिफ्ट का बटन दबाया। ईसा लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त अलवीना को अंदर आते देखकर ईसा को खुशगवार सा एहसास हुआ। उस पर एक संजीदा सी नजर डालकर वो तीसरे फ्लोर का बटन दबा चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था जब सामने वाली लिफ्ट में खड़ा उसामा जोर से बोला, ईसा, इस लिफ्ट में ना जा। और उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। उसामा की बौखलाहट पर वो भी हैरान हो रहा था कि उसके जहन में क्लिक हुआ, ओह नो शिट। ईसा ने बाएं हाथ का मुक्का लिफ्ट के दरवाजे पर मारा। क्या हुआ? खामोश खड़ी अलवीना के मुंह से बेख्तियार निकला, ये लिफ्ट खराब है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मतलब फिर ये बंद क्यों नहीं की गई? बाहर नोटिस लगाया गया है, मगर जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। कुछ अरसे से लिफ्ट इतनी इस्तेमाल में नहीं रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। और उसामा ने भी एंड पर याद कराया। अफसोस से हाथ दीवार पर रखे ईसा ने कहा, पर लिफ्ट तो चल रही है, आप मजाक कर रहे हैं? हवास पाख्ता सी अलवीना ने अपने आसाब पर काबू पाते हुए उसे देखा। अजीब बातें कर रही हैं आप। मैं क्यों इस सिचुएशन में आपसे मजाक करूंगा? एक लिफ्ट खराब है, या आप किसी से भी पूछ लें, वो बता देगा। ईसा का पहले ही गर्मी से बुरा हाल था, ऊपर से नया मसला। तो अब हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे? कुछ करें। इससे पहले कि वो कुछ कहता, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। देखा, मैं कह रही थी ना, आप मजाक कर रहे थे। हद होती है वैसे। उसे घूरती हुई वो बाहर निकली। इसका मतलब है उसामा खराब वाली लिफ्ट में सवार हुआ है। ईसा को अचानक ख्याल आया, अब आप अपनी बात संभाल रहे हैं। अलवीना ने दोनों बाजू अपने गिर्द बांधते हुए उसे देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी थी। आप मेरे साथ आएं, मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी परेशानी देखते हुए वो ना चाहते हुए भी उसके साथ नीचे आ गई थी। इस बार वो लिफ्ट से ही आए थे। दूसरी लिफ्ट के साथ लगा नोटिस पढ़ते ही वो भी परेशान हो गई। ऊपर जाकर देखते हैं कि लिफ्ट खुली या नहीं, क्योंकि ये लिफ्ट अगर चल पड़े तो फिर खुलती नहीं है। ईसा जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट को छोड़े, सीढ़ियों से जाते हैं, इसका क्या एतबार? अलवीना ने उसे रोका। ईसा ने सर हिलाया। दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगते दूसरी मंजिल पर पहुंचे। ईसा की बात सही थी, लिफ्ट आ चुकी थी लेकिन दरवाजा बंद था। ईसा ने 3-4 बार बटन दबाए। उसामा को भी 1-2 आवाजें दी। अंदर आवाज नहीं जा रही होगी, लिफ्ट का दरवाजा ही खुलवाना पड़ेगा।
अलवीना ने परेशानी से कहा। क्या करें, किसको बुलाएं? ईसा अपनी पेशानी मसलता उसकी जानिब मुड़ा। नीचे जाकर इंतजामिया को इकट्ठा करते हैं, अलवीना ने मशवरा दिया। दोनों फिर से सीढ़ियां फलांगते नीचे आए। एक अटेंडेंट को रोककर मामला समझाया। पहले तो वो ये मानने पर तैयार नहीं था कि लिफ्ट चल पड़ी है, फिर उसने उन्हें ये कहकर टाल दिया, इफ्तिखार साहब खाना खाकर आते हैं तो बताता हूँ। ये कुछ नहीं करने वाले, अलवीना ने तब कर कहा। इंतजामिया को इकट्ठा करने का तरीका है मेरे पास। ईसा ने उसे चलने का इशारा किया। उसके साथ चलती वो एक कॉर्नर तक आई जहाँ इमरजेंसी बेल लगी हुई थी। ईसा के बेल दबाते ही सब दफ्तरों में इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में दरवाजे खुलना शुरू हो गए। 10 मिनट में पूरी इंतजामिया और प्रोफेसर वहां मौजूद थे। ईसा ने उन्हें बताया कि एक स्टूडेंट लिफ्ट में बंद हो गया है और अब दरवाजा खुलवाया जाए। लिफ्ट खुलवाने के लिए अमला बुलाया गया जो 20 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंचा। इस दौरान वहां मौजूद सारे अफराद बेचैनी का शिकार रहे। ईसा अलग परेशान था, जानता था उसामा कितने कमजोर दिल का था। अलवीना का ख्याल था कि वो यकीनन बेहोश हो गया होगा, तभी उसकी कोई आवाज नहीं आ रही। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दोनों बेख्तियार आगे बढ़े, मगर अंदर का मंजर देखकर दोनों शॉक रह गए। लिफ्ट खाली थी और उसामा का वहां नामो निशान तक न था। वाइस चांसलर की फूटती गुस्सीली निगाहों को अपने ऊपर महसूस करके दोनों ने थूक निगलते हुए एक दूसरे की जानिब देखा। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, इतना वक्त जाया किया है आपने हम सबका। वाइस चांसलर ने दोनों को झाड़ा। सर आप यकीन करें, हमारे सामने वो लड़का लिफ्ट में सवार हुआ और तभी तो लिफ्ट दूसरी मंजिल तक गई। ईसा ने अपनी सफाई देना चाही। अलवीना ने झट से सर हिलाया। उन्होंने हाथ उठाकर दोनों को बोलने से रोका। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को, अपनी फूलिंग स्टूडेंट्स तक महदूद रखें। प्रोफेसर्स और इंतजामिया को निशाना मत बनाएं, वरना अगली बार मैं लिहाज नहीं करूंगा। सख्त अल्फाज में कहते वो चले गए। वो दोनों भी हैरान और परेशान से चलते हुए बाहर की तरफ चल पड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गया किधर। ईसा ने अलवीना की तरफ देखा जो खुद भी इसी कश्मकश में थी। हमारे सामने ही तो वो लिफ्ट में सवार हुआ था। शुक्र है तुम दोनों आ गए। इस आवाज पर दोनों ने चौंक कर सामने देखा। कुछ फासले पर खड़ा वो उसामा ही था। दोनों उसके करीब गए। तुम कहाँ थे? ईसा ने पूछा। मैं तो इधर बेंच पर तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। उसामा ने बेंच की तरफ इशारा किया। आप लिफ्ट में नहीं थे? अलवीना जल्दी से बोली। नहीं, लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। मैं घबराकर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही लिफ्ट बंद हो गई। मैं तो परेशान हो गया, कहीं तुम दोनों अंदर ही ना फंस जाओ। इन लिफ्ट्स का क्या एतबार? तुम लोग अगर 5 मिनट तक ना आते तो मैं सोच रहा था कि किसी को जाकर बताऊं। परेशान हो गया था मैं। उसामा ने अपनी परेशानी का इजहार किया। ईसा ने अलवीना की तरफ देखा जो पहले ही उसकी तरफ देख रही थी। दोनों की नजरें मिलने की देर थी। हंसी का फुआरा था जो दोनों के मुंह से निकला था। एक दूसरे की तरफ देखते हुए बेसाख्ता हंसते हुए वो दोनों उसामा को अजीब लगे थे। मैं परेशान हो रहा था और तुम दोनों हंस रहे हो। उसको जवाब देने के बजाय वो और ज्यादा हंसने लगे थे। अलवीना की तो आंखों तक में पानी आ गया था। यूं हंसते हुए उनको उनके हाल पर छोड़कर उसामा आगे बढ़ गया। यह भी सोच रहा था और हमने इतना हुजूम इकट्ठा कर लिया था। हंसी रोकते हुए ईसा ने कहा, बेइज्जती भी बहुत हो गई आज। अलवीना ने अपनी आंखें पोंछी। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान, लंबी भीगी पलकें सामने वाले को मबहूत करने के लिए काफी थी। ईसा ने बमुश्किल उस पर से निगाह हटाकर हाथ में पकड़ी असाइनमेंट्स को देखा। ठीक ठाक किस्म की हो गई सबके सामने, और ये असाइनमेंट जमा करवानी थी, भूल ही गया। आप ये जमा करवाएं, मैं भी क्लास के लिए लेट हो गई हूँ। अभी तक तो आधी क्लास गुजर चुकी होगी। कलाई पर बंधी घड़ी देखती वो आगे बढ़ी। अलवीना, ईसा ने बेख्तियार उसे पुकारा। अलवीना उसकी तरफ मुड़ी। सवालिया नजरें उसके बोलने की मुंतजिर थी। उस दिन के लिए सॉरी। आप वाकई ठीक कह रही थीं। ऐसा मजाक जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो मजाक नहीं होता। यकीनन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर यह हमारा एक माइंडसेट है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स की फूलिंग की जाए, और पहले कभी हमने इस रुख से नहीं सोचा। उस दिन बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारी वजह से तकलीफ उठाई और इस बात का एहसास हमें उस वक्त नहीं हुआ था। ईसा ने वजाहत की। इट्स ओके, और फिर हमारा तो हिसाब भी बराबर हो चुका है। उसकी शर्मिंदगी देखते हुए अलवीना ने शरारत से कहा, जिस पर ईसा भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गया था। वाकई वो तो अपना हिसाब बड़े अच्छे तरीके से पूरा कर चुकी थी।
दोस्ताना मुस्कुराहटों का तबादला करते दोनों अपने अपने रास्तों पर मुड़ गए। इन दिनों ईसा के सितारे चमक उठे थे, कम से कम उसे तो यही लगता था। अलवीना और उसके दरमियान एक शनासाई सी कायम हो गई थी। कभी हल्की फुल्की बातचीत हो जाती और कभी दूर से एक दूसरे को देखकर दोनों दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा देते, और ईसा के लिए यही काफी था। उसके लबों पर फैली खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर ही उसका दिल शाद हो जाता। वो उस वक्त लॉन में बैठा आज की क्लास में होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रहा था। एक किताब हाथ में थी और कुछ किताबें उसके आसपास बिखरी हुई थीं। करीब ही फहद बैठा मसरूफ से अंदाज में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। कुछ पल्ले पड़ा है तो मुझे भी बता दे, फहद ने ईसा से कहा। नजरें अभी भी मोबाइल पर थीं। तू ये गेम छोड़ और अपनी किताब खोल। ये किताबें सजाने के लिए नहीं होती। अगर एक आध टॉपिक पढ़ लेगा तो कयामत नहीं आ जाएगी, ना तेरी शान घटेगी। ईसा पहले ही मुश्किल टॉपिक की वजह से उकताया हुआ था। उसके बोलने पर उलट पड़ा। हौसला रख यार, अभी तो मुझे 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, फहद ने ठिठाई से कहा। सुहेल कहाँ है? उसे भूख लग रही थी, अदील लोगों के साथ कैफे गया है, फहद ने मजे से बताया। बस पढ़ने के वक्त तुम लोगों के पास 100 बहाने होते हैं। ईसा ने गुस्से से किताब बंद की। अच्छा रिलैक्स कर, छोड़ पढ़ना, अपने सीनियर टॉपर भाई के पास चलते हैं। फहद ने मोबाइल बंद करते हुए उसे देखा। वो रजा भाई? छोड़ो यार, वो सिर्फ लड़कियों को ना नहीं करते, हमें तो वो साफ मुंह पर ना कर देंगे। ईसा ने मुंह बनाया। तो हम कौन सा अकेले जाएंगे? कायनात मुझसे पूछ रही थी इस टॉपिक का, उसे साथ लेकर जाएंगे। फहद ने आंख दबाते हुए हल पेश किया। ईसा के चेहरे पर भी इत्मीनान फैल गया। इससे पहले कि वो उठते, अलवीना उसे पुकारते हुए करीब आई। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। अलवीना ने बैठते हुए अपनी किताबें घास पर रखी। प्रोफेसर दुरानी ने एक असाइनमेंट दी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप गाइड कर दें। अलवीना ने उलझे हुए अंदाज में किताब खोलकर टॉपिक निकाला। बिल्कुल ठीक बंदे के पास आई हैं आप। ओहो हो, क्या असाइनमेंट बनाता है ये, आला, तभी तो इतनी वाह है इसकी, फहद ने तौसीफी अंदाज में कहते हुए ईसा का कंधा थपका। उसके लंबी छोड़ने पर जहां अलवीना खुश हुई वहीं ईसा गड़बड़ा गया। आप थोड़ा बहुत बता दें। अलवीना ने किताब उसे पकड़ाई। 10 मिनट उसने अलवीना को समझाया कि असाइनमेंट में क्या करना है। इस दौरान फहद अपनी गेम दोबारा से शुरू कर चुका था। हमारी क्लास की कायनात से मिल लीजिएगा, वो बहुत अच्छी टिप्स देगी असाइनमेंट के बारे में। ईसा ने किताब बंद करते हुए मशवरा दिया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, वरना मुझे खुद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अलवीना ने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी किताबें संभालती हुई उठ गई। वापस आ जा, चली गई है। फहद ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया और उसके खिले हुए चेहरे को बगौर देखा था। कैफे आते ही अपनी दोस्तों के साथ बैठी वो उसे नजर आ गई थी। बेख्तियार कदम उनकी टेबल की तरफ उठ गए। मुंह में स्ट्रॉ डाले जूस के घूंट लेती वो किसी बात पर सर हिला रही थी। उसके करीब आकर सलाम करने पर तीनों चौंकी। खुशदिली से उसके सलाम का जवाब देते हुए उसे बैठने की ऑफर की, जिस पर खुश होता ईसा फौरन ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैसी जा रही है आप लोगों की पढ़ाई? ईसा ने बात का आगाज किया। पढ़ाई का तो बिल्कुल ना पूछें ईसा भाई, प्रोफेसर दुरानी ने जान अजाब की हुई है, अरीबा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर खुश हो जाएं, अगले हफ्ते से स्पोर्ट्स वीक शुरू हो रहा है और स्पोर्ट्स वीक में सारी क्लासेस ऑफ होती हैं। प्रोफेसर दुरानी तक क्लास नहीं लेते। ईसा की बात सुनती तीनों ही खुश हो गईं। बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, कम से कम इस बोरिंग रूटीन से हटकर कोई एंजॉयमेंट तो होगी। अलवीना एक्साइटमेंट से बोली। जूस खत्म करके वो अब पूरी तरह मुतवज्जा थी। स्पोर्ट्स वीक में स्पोर्ट्स के साथ और बहुत से इवेंट्स होते हैं, आप सब एंजॉय करेंगी। बल्कि हमारी क्लास ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि हम अपने मासूम से जूनियर्स को वेलकम पार्टी दें। ईसा ने मासूम पर जोर देते हुए शरारत से कहा। शुक्र है सीनियर्स को भी ख्याल आया। अरीबा इस नई खबर पर मजीद खुश हुई। हम तो वैसे हिसाब बराबर कर चुके हैं। और सबा की बात काटते हुए अलवीना झट से बोली, तो क्या हुआ, वेलकम लेना हमारा हक है और कल को हम भी तो सीनियर्स को फेयरवेल देंगे। अब वो सबा की प्लेट से चिप्स उठाकर खा रही थी। ईसा ने स्ट्रॉ से जूस पीते हुए सर हिलाया। जी हाँ, ये तो आप लोगों का पैदाइशी हक है। बहरहाल एक बात बताऊं, ईसा ने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। पहले से खबरदार कर रहा हूँ,
वेलकम में हमारी तरफ से छोटे मोटे मासूम से मजाक होंगे, इसलिए जरा दिल बड़ा करके आइएगा। लगता है सीनियर्स हमारे रोब में आ गए हैं। अरीबा ने शरारत से अलवीना को देखा। अच्छा मजाक करेंगे तो हम भी एंजॉय करेंगे, अलवीना ने शहाना अंदाज में कहते हुए चिप्स मुंह में रखा। ईसा भाई, इतनी खौफनाक नहीं है अलवीना जितना आप डर रहे हैं, सबा ने अपनी दोस्त की तरफदारी की। ये तो इतना डर गया है कि रात को ख्वाबों में भी आपकी दोस्त को ही देखता है, बस फिर तमाम रात डरते गुजर जाती है बेचारे की। पीछे से आती फहद की आवाज पर ईसा ने मुड़कर उसे घूरा। इसकी बातों पर मत जाइएगा, इसकी ज्यादातर बातों का कोई मतलब नहीं होता, उसे घूरते हुए ईसा ने उन तीनों से कहा। इतना तो हम फहद भाई को जान गए हैं, मजाक करने की आदत है इन्हें, अरीबा बोली, लेकिन इस बात को मजाक नहीं समझें, ये आप लोगों को खबरदार करने ही इसलिए आया है। क्या खबर अलवीना साहबा हमें वहीं पर गाड़ दें? अब सीनियर्स की भी कोई इज्जत है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फहद की बात खत्म होते ही ईसा और अलवीना के मुंह से एक साथ ही अल्फाज निकले थे। अलवीना ने बेख्तियार ईसा की तरफ देखा था जो उसी को देख रहा था। स्पोर्ट्स वीक उनके लिए खूब हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट लेकर आया था। न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कुछ प्रोफेसर्स ने भी गेम्स में हिस्सा लिया था। सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ मैचेस हुए थे, जिनमें से कुछ सीनियर स्टूडेंट्स जीते थे और कुछ में जूनियर्स का पलड़ा भारी रहा था। लड़के और लड़कियों के मैचेस अलग से हो रहे थे, मगर स्पोर्ट्स वीक के आखिर में दोनों तरफ के नताइज मिलाकर सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान जीत का फैसला होना था। प्रोफेसर्स में से कुछ सीनियर्स को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ नए आने वालों का साथ देकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। और तो और प्रोफेसर दुरानी को अपनी सपोर्ट करते देखकर जूनियर्स खुशी से फूले न समा रहे थे। स्पोर्ट्स के साथ कुछ और इवेंट्स भी थे जो नए स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किए। उनमें से बुक फेयर, खाने पीने के स्टॉल, कल्चरल डे और मूवी नाइट शामिल थे। स्टॉल्स वाले दिन सीनियर्स को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि कुछ जूनियर्स उनके स्टॉल से खूब खा पी कर पैसे दिए बगैर ही पिछला बदला उतार कर चले गए थे, और ये कार्रवाई जूनियर्स के 3 टोलों ने मिलकर की। इस किस्से को सुनकर अलवीना ने बहुत एंजॉय किया, बल्कि उसे तो अफसोस हुआ था कि उसे पहले क्यों ना खबर हुई, जबकि फहद और ईसा ने बाजमात बैठकर शुक्र अदा किया था कि इस बार उन्होंने कोई स्टॉल नहीं लगाया था, और वो भी ठग लिए जाने वाले क्लास फेलोज के सामने जो मुंह लटकाए काफी देर अपने नुकसान पर अफसरदा रहे थे। मगर ये अफसोस ज्यादा देर नहीं रहा था, क्योंकि मैचेस का फैसला हो गया था और सीनियर इस बार के स्पोर्ट्स वीक के विनर ठहरे थे। ट्रॉफी हाथों में लेकर पूरी यूनिवर्सिटी में उन्होंने जुलूस की सूरत में चक्कर लगाया था और जूनियर्स को खूब ही तपाया था। आज स्पोर्ट्स वीक का इख्तिताम हो रहा था। रात का वक्त था, मगर पूरी यूनिवर्सिटी में हलचल सी दिखाई दे रही थी। आज सीनियर्स की तरफ से जूनियर स्टूडेंट्स को वेलकम पार्टी दी जा रही थी। पूरी यूनिवर्सिटी किसी दुल्हन की तरह सजी सजाई रोशनियां बिखेरती शान से खड़ी गोया आने वालों को खुशामदीद कह रही थी। किसी काम से बाहर की तरफ आता ईसा ठिठक कर रुका। सामने से वो मध्यम चाल चलती इर्द गिर्द की रौनकों को देखती चली आ रही थी। मैरून रंग के स्टाइलिश ट्राउजर शर्ट के साथ उसने पिंक कलर का दुपट्टा कंधों पर फैला रखा था। शर्ट और दुपट्टे पर खूबसूरत काम था। दोनों कलाइयों में चूड़ियां पहनी हुई थीं। कानों के झुमके उसके कंधों तक आते खूबसूरत बालों के साथ बहुत जच रहे थे। लाइट से मेकअप ने उसको बहुत हसीन रूप बख्शा था। ईसा को उस पर से नजर हटाना मुश्किल लगा। अलवीना को अपने करीब आता देखकर उसने अपने आप को संभाला और धीमी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। क्या माजरा है? आज तो जूनियर्स पहचाने नहीं जा रहे। लब दांतों में दबाता वो शरारत से बोला। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी, जो सीनियर्स कभी मुंह धोकर नहीं आए, आज इतने तैयार श्यार। खैर तो है। सामने भी अलवीना थी, फौरन उसकी तैयारी पर चोट की। ईसा भी आज कुछ कम नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में निकसिक से तैयार, खासा डैशिंग लग रहा था। दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालता वो उसके हाजिर जवाबी पर हंसा। हमारा तो आज तैयार होना बनता है, आखिर हम जीते हुए खिलाड़ी हैं। तो बस फिर हम भी आपकी खुशी में खुश। इतना तो सीनियर्स का हक बनता है। और कहते हैं ना कि कभी कभी हारने में भी बड़ा मजा आता है। सही कहा, हारने का भी अपना ही मजा है। कुछ लोगों से हार कर अजीब सी खुशी होती है। ऐसी खुशी के बार बार हारने को दिल चाहे। एक जज्ब से बोलता वो उसके खुशी से दमकते चेहरे को देखे गया।
उसके जज्बों से बेखबर वो शोखी से बोली, अगली बार फिर आप लोग हारने का मजा लीजिएगा, देखते हैं, अभी हमारा 1 साल बाकी है। बाकी सब स्टूडेंट्स किधर हैं? अलवीना ने इक्का दुक्का स्टूडेंट्स को इर्द गिर्द फिरते देखकर पूछा। हमारे डिपार्टमेंट के उस तरफ हैं सब, ईसा ने हाथ के इशारे से समझाया। अरीबा और सबा भी वही हैं, आप ही का इंतजार कर रही थी। अलवीना सर हिलाती आगे बढ़ गई, उसकी नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हॉल में दाखिल होते ही ताजा फूलों की बारिश में उनको खुशामदीद कहा गया था। इस शानदार इस्तकबाल पर खुश होते, फूलों की खुशबू को अपने अंदर समोते जूनियर्स अपने मुकर्रर करदा कुर्सियों की तरफ बढ़े थे। कुर्सियों पर बैठते ही चैं चैं की आवाजें पूरे हॉल में गूंज उठी थीं। उसके साथ ही सीनियर्स की शरारती मुस्कुराहटें और बुलंद कहकहे भी सुनने को मिले थे। कुर्सियों के गद्दों के नीचे से निकलने वाले बच्चों के खिलौने जो दबाव पड़ने पर चैं चैं की आवाज निकालते हैं, देखकर सभी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। फंक्शन के दौरान और बहुत सी छोटी मोटी शरारतें थीं, जिन्हें स्टूडेंट समेत प्रोफेसर्स ने भी बहुत एंजॉय किया था। कुछ स्टूडेंट्स के बारे में पेशगोइयां भी की गई थी कि ये आने वाले सालों में क्या कुछ करने वाले हैं, और उनमें सरफहरिस्त अलवीना का नाम था और उसके बारे में कहा गया था मुमकिन है कि कुछ ही अरसे में प्रोफेसर दुरानी भी अपने स्टूडेंट्स को काबू करने के लिए अलवीना की खिदमत लेना शुरू हो जाएं, और हो सकता है कुछ सालों बाद सीनियर्स यहाँ आए तो वो वाइस चांसलर की कुर्सी संभाले बैठी हो। अपने बारे में सीनियर्स की इन पेशगोइयों पर वो मुस्कुराती रही थी। फंक्शन के इख्तिताम पर खाने का मखला था। खाने का एहतमाम डिपार्टमेंट के लॉन में किया गया था। मजेदार खाना खाते, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते, सभी मगन से इस खूबसूरत रात को एंजॉय कर रहे थे। बेफिक्री से हंसते, बहुत से यादगार लम्हों को वो अपने दामन में समेट रहे थे। खाने के बाद चाय पीती अलवीना को अचानक अपने क्लच का ख्याल आया जो उसके हाथ से गायब था। ओहो, मैं अपना क्लच हॉल में भूल आई। उसे याद आया कि वो अपनी कुर्सी पर ही भूल आई थी। रुको, मैं भी आती हूँ। सबा ने रोकना चाहा। मैं बस लेकर आती हूँ, तुम दोनों अपनी प्लेट साफ करो। वो दोनों स्वीट डिश खा रही थीं। उनको वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ गई। अलवीना, आप कहाँ जा रही हैं? अपने पीछे ईसा की आवाज सुनकर वो रुकी। मैं हॉल में अपना क्लच भूल गई थी, वही लेने जा रही हूँ, उसकी तरफ मुड़ते हुए बताया। आप रुकें, मैं लाता हूँ। अलवीना ने मना करना चाहा। कोई मसला नहीं है, मैं ले आता हूँ, नरमी से कहता वो हॉल की तरफ चला गया। अभी उसे गए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कायनात को उस तरफ आते देखकर वो मुस्कुराई। कायनात भी मुस्कुराती हुई करीब आ गई। यहाँ क्यों खड़ी हो? हॉल में क्लच भूल गई थी, वही लेने जा रही थी। ईसा मिल गए। उन्होंने कहा मैं ले आता हूँ। अलवीना ने बताया, मेरा भी एक इयररिंग नहीं मिल रहा, मेरा ख्याल है हॉल में ही कहीं गिरा है, सोचा जाकर एक नजर देख लूं। अपने दाएं कान को छूते हुए उसने बताया, वो ईसा भाई आ रहे हैं। सामने देखते हुए कायनात आगे बढ़ी। पटाखों की कान फाड़ देने वाली आवाजें फिजा में गूंजी थी। 3-4 पटाखे इकट्ठे छोड़े गए थे। अलवीना ने कानों पर हाथ रखते हुए कायनात को देखा जो एकदम झटके से नीचे गिरी थी। कुछ ना समझते हुए अलवीना जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। उसके करीब बैठते हुए अलवीना को छत से कहकहों की आवाजें सुनाई दी। एक नजर उन बदतमीज लड़कों को देखकर उसने कायनात के पांव का जायजा लिया जिससे पटाखा छूकर गुजरा था और पांव पर जख्म छोड़ गया था। ईसा उनकी तरफ आया। क्या हुआ? वो परेशान सा सवालिया नजरों से देख रहा था। अलवीना ने उसे सिचुएशन समझाई। गुस्सा तो उसे शदीद आ रहा था जिस पर वो बमुश्किल काबू पाए हुए थी। कायनात, आप ठीक हैं? चल सकेंगी? ईसा नरमी से कायनात से मुखातिब हुआ। जी, मैं कोशिश करती हूँ। वो शर्मिंदा सी अलवीना का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी। कायनात को ढूंढती हुई उसके दोस्तें इस तरफ आ गईं। कायनात बमुश्किल अपनी तकलीफ जब्त करती उनका सहारा लेकर उनके साथ चल पड़ी। ईसा ने हाथ में पकड़ा क्लच अलवीना की तरफ बढ़ाया। ये झुमका भी कुर्सी पर पड़ा मिला तो मैं ले आया। दूसरे हाथ में पकड़ा इयररिंग भी अलवीना को दिखाया। ये कायनात का है। अलवीना ने दोनों चीजें थाम ली। चलें, यहाँ वैसे भी पटाखों की वजह से काफी शोर है। ईसा ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह ही खड़ी रही। उसका क्लास फेलो अपने ध्यान में आगे बढ़ रहा था कि अपने करीब पटाखे की जोरदार आवाज सुनकर बेइख्तियार उसके जिस्म ने झटका खाया। डर तो वो अचानक पटाखे के फटने से गया था, मगर नीचे पड़े पत्थर से पांव टकराने की वजह से संभल न सका और गिर पड़ा। नीचे गिरा लड़का अब अपनी जगह से उठता हुआ खिजल सा ऊपर देख रहा था।
साथ अपने कपड़े भी झाड़ रहा था जिन पर मट्टी लग चुकी थी। अलवीना चले? ईसा ने उसे वहीं खड़ा देखकर पुकारा। अलवीना अपने ऊपर काबू पाती मुड़ने लगी। उसी वक्त ऊपर से उस लड़के पर पानी गिराया गया और फिजा कहकहों और सीटियों से गूंज उठी। ईसा ने भी उसकी नजरों के ताक़ुब में ये मंजर देखा, फिर अलवीना के सुर्ख चेहरे को देखा जिस पर वाज़ेह गुस्सा था। एक इश्तियाल की लहर थी जो अलवीना के अंदर उठी थी। वो तेजी से छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। ईसा भागकर उसके पीछे गया। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि वो गुस्से में क्या करने जा रही थी। अलवीना, मेरी बात सुनो, क्या करने जा रही हो? तेजी से सामने आकर उसका रास्ता रोका। देखा नहीं है आपने किस कदर बदतमीज हैं? पहले इनकी वजह से कायनात का पांव जख्मी हुआ और अब तलहा के साथ जो बदतमीजी की है उन्होंने, सब देखा है मैंने। मुझे ये बताओ तुम क्या करने जा रही हो? ईसा ने उसके सुर्ख चेहरे और तने हुए तासुरात को देखा। मैं उनका मुंह तोड़ने जा रही हूँ। बदतमीज समझते क्या है आखिर? किसी की बेइज्जती करने का हक नहीं है उन्हें। वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो फाइनल ईयर के बदतमीज और उबाज किस्म के लड़के हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं जाकर प्रोफेसर से बात करता हूँ। वो इस बदनज़मी का नोटिस लेंगे। ईसा ने तहम्मुल से उसे समझाना चाहा। आप जरूर प्रोफेसर से बात करें, मगर मैं भी इन्हें चार सुनाकर इनकी बेइज्जती करके ही दम लूंगी। आप हटें आगे से। वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं थी। अलवीना, बात को क्यों नहीं समझ रही तुम? हर कोई बातों से शर्मिंदा नहीं हो जाता, ना ही अपनी गलती मानता है। ईसा ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, वरना दिल तो चाह रहा था जबरदस्ती बाजू से पकड़कर यहाँ से ले जाए, जो कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। कुछ गलत होता देखकर मैं चुप करके नहीं बैठ सकती और फिर भूल गए अपना किस्सा। आप लोगों को भी मैंने गलती का एहसास दिलाया था। पहले मैं चुप नहीं रही तो आज भी नहीं रहूंगी। इन सब का दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी। उसकी आंखों में देखती वो उसके रास्ता छोड़ने की मुंतजिर थी। तुम हमें उन लड़कों से मिला रही हो, जानती भी हो वो किस कमाश के लोग हैं। रीलिंग पर हाथ रखता वो सुलगते लहजे में बोला। कुछ था उसकी जब्त से सुर्ख होती आंखों में कि अलवीना 2 कदम पीछे हुई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर आप मेरे रास्ते से हट जाएं। हम वापस जा रहे हैं, वरना मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। ईसा ने उसे नीचे चलने का इशारा किया। आप कौन होते हैं मेरे बारे में फैसला करने वाले? मैं बात किए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। उसका सख्त लहजा अलवीना को मजीद तपा गया। क्यों और कैसे नहीं जाने देंगे? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा आपके साथ मसला क्या है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो। ऐसे लोगों से दामन बचाना ही बेहतर होता है। नुकसान मेरा होगा ना? आप क्यों मेरी फिक्र में घुल रहे हैं? क्योंकि मोहब्बत करता हूँ तुमसे। नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे ओबाश लोगों के मुंह लगते जो लड़की की इज्जत करना नहीं जानते। शदीद इश्तियाल की कैफियत में बेइख्तियार उसके मुंह से वो सच्चाई निकल गई थी जो वो यूं अलवीना के सामने कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अलवीना तो अपनी जगह पथरा सी गई थी। कुछ लम्हों बाद ईसा ने उसकी बेयकीन आंखों में देखा, मगर नजरें मिलते ही वो मुड़ी और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। अलवीना, अलवीना, मेरी बात सुनो अलवीना। ईसा भी सीढ़ियां फिलांगता उसके पीछे बाहर आया, मगर आसपास लोगों को देखकर वहीं रुक गया। अगर यहाँ उसके पीछे भागता तो पता नहीं कितने किस्से बन जाते। अपनी जगह खड़े बेबसी से उसे जाते देखता रहा। उसे ढूंढता वो यहाँ तक आया था। डिपार्टमेंट से बाहर जाती सीढ़ियों पर उसे बैठा देखकर करीब आया। मुंह तो तूने ऐसे सुजा रखा है जैसे खाना न मिला हो, हालांकि मैं गवाह हूँ मेरे साथ ही तूने खाना खाया है। फिर इस अफसुर्दगी की वजह बयान करना पसंद करेगा? बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रखता फहद उसके साथ बैठ गया। ईसा बाजू घुटने पर रखे दोनों हाथों को आपस में बाहर मिलाए उनके ऊपर ठोड़ी रखे बैठा था। ना कर यार, मूड नहीं है। और इस मूड शरीफ को क्या हुआ है? जहां तक मुझे याद है सारी यूनिवर्सिटी में तू उड़ता फिर रहा था। यार वो अलवीना, अच्छा भाभी जी का मसला है। उसने लुकमा दिया। वो नाराज हो गई है, ईसा ने बेचारगी से कहा। शाबाश, और तूने क्या किया है? फहद ने उसे मजीद बोलने पर उकसाया। इजहार मोहब्बत। गहरा सांस लेते हुए उसे बताना पड़ा। फहद अपनी जगह से उछल पड़ा। तूने कह दिया? हाँ, वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया। नजरें चुराते हुए उसने गोया एतराफ जुर्म किया। फिर तेरे साथ क्या हुआ?
यकीनन तेरी तबीयत साफ करके गई होगी। अगर तू बताना ना चाहे तो और बात है, वरना एक आध थप्पड़ तो तुझे पड़ा ही होगा। फहद ने चांचती नजरों से उसे देखा। यही तो बता रहा हूँ। वो बस खामोशी से कुछ कहे बगैर ही चली गई। ईसा परेशान सा बोला, यानी ना तूफान आया ना बिजली कड़की और तू भी सही सलामत बैठा है। फिर मसला क्या है? रिलैक्स हो जा। फहद ने इत्मीनान से कहा। कैसे हो जाऊं रिलैक्स? वो तो अब मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। ईसा ने गहरा सांस लिया। बेवकूफ बुद्धू, तेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आ रही। इस तारीफ पर ईसा ने उसे घूरा। देख, अगर उसे गुस्सा आता तो वो उसी वक्त तुझे ठीक ठाक बेइज्जत कर देती, मतलब कुछ रिएक्शन जरूर शो करती, यूं खामोशी से ना जाती। और अब जबकि वो खामोशी से चली गई है तो साफ मतलब है कि उसके दिल में तेरे लिए नरम गोशा है। फहद ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में उसे समझाया, जिस पर वो थोड़ा पुरसुकून हुआ। अब तूने ये करना है कि खुद उससे जाकर बात कर, क्योंकि लड़की जितनी भी खुद एतमाद और बोल्ड हो, इस मामले में वो पहल दूसरी तरफ से चाहती है। और अब तू ना बोला तो वो भी कभी नहीं बोलेगी। और तू कौन सा फ्लर्ट कर रहा है? शादी करना चाहता है? तू हिम्मत कर, प्रपोज कर दे जाकर। फहद ने उसका कंधा थपक कर हौसला बढ़ाया। और ये फहद का दिलाया हुआ हौसला ही था कि वो अगले दिन उसे तलाश करता हुआ लाइब्रेरी आ गया। सबा और अरीबा से पता चला कि वो लाइब्रेरी गई है। एक तरफ बैठी वो उसे नजर आ गई थी। किताब पर नजरें जमाए वो पढ़ने में मगन थी। उंगली से हल्का सा टेबल बचाकर उसे मुतवज्जा करता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे देखकर वो चौंकी, मगर फौरन ही नजरें किताब पर जमा दी। मैं मसरूफ हूँ, साथ ही बता भी दिया। थोड़ा सा टाइम चाहिए। ईसा ने सरगोशी की। अब यहाँ तक आने की हिम्मत कर ली थी तो बात तो करनी ही थी। उसके सवालिया नजरों से देखने पर जहन में अल्फाज तरतीब देते हुए उसने बात का आगाज किया। कल के लिए आई एम सॉरी। मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया। बाद में मुझे अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ। बस मैं नहीं चाहता था कि तुम उन जैसे लड़कों से जाकर बात करो। मैं भी कुछ तल्ख हो गई थी। उस वक्त इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। थैंक्स, आपने रोक दिया, वरना अच्छी खासी झड़प हो जानी थी। बाद में मैंने सोचा इस पर। वाकई हर कोई बातों से नसीहत नहीं पकड़ता और ऐसे लोगों की दुरुस्ती आसान नहीं होती। हल्के नीले रंग के जोड़े में झुकी नजरों के साथ अपनी गलती का एतराफ करती वो उसे और भी प्यारी लगी। अब ये मत समझना कि अपनी आखिरी बात के लिए भी मैं सॉरी कर रहा हूँ। ये मानता हूँ कि तरीका गलत था, पर अपनी फीलिंग्स के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब से ये जज्बा मेरे दिल में है। ये उसकी नरमी की वजह थी कि वो इतना कुछ बोल गया था। वैसे भी फहद ने उसे कहकर भेजा था कि लाइब्रेरी में बात करना ज्यादा आसान होगा। आहिस्ता आवाज में उसे सब कह देना। वो बेचारी भी रूल्स का लिहाज करती अपने आप पर काबू रखेगी। और ये मशवरा उसे खासा माकूल लगा था, मगर वो भूल गया था कि गुस्से में अलवीना को रूल्स याद कहाँ रहने थे। अलवीना ने उसे घूरा। ये आपसे तुम पर क्यों आ गए हैं आप? हाँ, अब कल मैंने इतनी हिम्मत कर ही ली तो सोचा उसे बरकरार ही रखूं। और देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। वो गड़बड़ाया, पर जैसे ही अपनी सीनियरिटी का ख्याल आया फौरन संभल गया। आपकी बात खत्म हो गई है तो मैं पढ़ लूं? अलवीना ने नजरें झुकाकर किताब पर मरकूज की। क्या मतलब? और जो नई बात शुरू हुई है उसका क्या? ईसा हैरान सा उसे देख रहा था। उसे खामोश देखकर मजीद बोला, अगर तुम मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को मजाक समझ रही हो तो ये ज्यादती है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं सकता। धीमे मगर मजबूत लहजे में बोलता वो उसे ही देख रहा था। अलवीना की झुकी पलकों की लर्जिश, उसका अपने हाथों को मसलना देखकर ईसा के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आ गई। यानी वो अपने एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रही थी तो आखिर लड़की ही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ईसा ने उसकी मुश्किल आसान करनी चाहिए। अलवीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुद को कंपोज करते हुए पहले उसने इर्द गिर्द देखा, फिर शिकायती नजरों से ईसा को घूरा। आप मुझे लाइब्रेरी में प्रपोज कर रहे हैं? लब दांतों में दबाता वो शरारत से बोला, यानी तुम्हें सिर्फ जगह पर एतराज है, प्रपोज करने पर नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। अलवीना बिदकी। तो जवाब भी तो नहीं दे रही, ईसा ने बेचारगी से कहा। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती, ईसा ने रिंग केस टेबल पर रखकर उसकी तरफ खिसकाया। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी खुली हैरान आंखों में झांकता खूबसूरत लहजे में बोलते हुए वो उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान लाने में कामयाब हो गया था।
भाई मैंने सोचा आज अगर खाली खुली प्रपोज किया तो सारी जिंदगी तुमसे ताने सुनने को मिलेंगे। शरारती लहजे में बोलता वो उसे अपना अपना सा लगा। रिंग केस उठाकर खोलते हुए उसे एक ख्याल आया, और हमारे घर वाले, उनकी मर्जी के बगैर हम कैसे फैसला ले सकते हैं? झिझक कर बोलते उसके चेहरे पर परेशानी लहराई। तो हम मिलकर उन्हें मना लेंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाद जॉब मिलते ही मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। ईसा ने इत्मीनान से कहा। वो खुश था कि अलवीना ने उसकी मोहब्बत और प्रपोजल को कबूल कर लिया था। कुछ देर बाद लाइब्रेरियन ने आकर उन दोनों को इतनी देर से बैठे बातें करता देख कर उठा दिया था और वो उठ भी गए थे। उस दिन लाइब्रेरी से निकलते उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि ये बात दोनों के बीच में ही रहेगी। तालीम मुकम्मल होते ही एक खूबसूरत और मजबूत बंधन में बन जाएंगे। जिस मरहले को ईसा सबसे आसान समझे बैठा था, नहीं जानता था कि वही सबसे मुश्किल मरहला था। बिल आखिर वो मरहला आन पहुंचा जब ईसा ने अलवीना से शादी की ख्वाहिश अम्मा अब्बा के सामने रखी और अब सर पकड़े बैठा सोच रहा था कि ऐसा कौन सा एतराफ जुर्म कर लिया है जिसके नतीजे में इतना शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कमरे में इस वक्त सख्त तनाव का आलम था। अम्मा बिस्तर पर बैठी अपना दुपट्टा पकड़े फपक फपक कर रो रही थीं। अब्बा बिस्तर के दूसरी तरफ विराजमान थे और उनके बिल्कुल सामने ईसा कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ मिस्कीनी फैली हुई थी, जबकि अब्बा का चेहरा गुस्से की ज्यादती की वजह से सुर्ख था। आंखें अलग कसबनाक सी अपने सपूत पर जमी थीं। पिछले 10 मिनट से वो उसे सुना रहे थे, मगर ना गुस्सा काबू में आ रहा था, ना ही अल्फाज का जखीरा कम पड़ रहा था। खानदान में इतनी बच्चियां हैं और हम रिश्ता लेने बाहर गैरों में चले जाएं, है कोई तुक? कसम खुदा का, जो काम 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया वो करने चले हैं। नई रीत डालना चाह रहे हैं, मॉडर्न जो हुए। तपे हुए अंदाज में बोलते अब्बा ने अपनी वास्किट को झटका दिया। ये उनकी आदत थी, गुस्से में बार बार वास्किट को आगे से पकड़कर झटकते, जो आगे से खुली ही रहती थी। अब्बा के अल्फाज सुनकर अम्मा के रोने में मजीद तेजी आ गई। साहबजादे, हमने आपको यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था, ये कारनामा करने के लिए नहीं। कड़ी निगाह से देखते अब्बा ने उसको मजीद सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। हाय, हमारा क्या बनेगा? हमारा बुढ़ापा तो डूब गया, वो कुड़ी हमें कहाँ पूछेगी? पहली बार अम्मा ने भी मुंह खोला। इश्क का भूत सवार है तुम्हारे बेटे के सर पर, हमारी फिक्र थोड़ी है। कल तक मैं सीना तान कर मोहल्ले में फिरता था कि मेरे बेटे जैसा शरीफ कोई नहीं, और इसने ये रंग दिखाया है। अपनी ही बहन का सोच लिया होता तो कुछ शर्म लिहाज बाकी रह जाता। अब्बा किसी तरह चुप होने में नहीं आ रहे थे। हाँ, मैं तो जैसे मोहल्ले की लड़की को छेड़ता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया हूं ना, ईसा ने जल कर सोचा। हाय मेरी फूल सी बच्ची, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, क्या बनेगा मेरी बच्ची का? अम्मा ने लुकमा दिया। ईसा ने गहरा सांस लिया। अब्बा दोनों हाथ उठाते अपनी जगह से खड़े हुए। बस, इस घर में अगर रहना है तो खबरदार जो आइंदा उस लड़की का नाम लिया, मैं अपने घर में नए रिवाजों को परवान नहीं चढ़ने दूंगा। फैसला कुन अंदाज में कहते वो बाहर निकल गए और ईसा बेचारगी से अपनी जगह बैठा सोच रहा था। माँ बाप हर चीज में बच्चों की खुशी और मर्जी का ख्याल रखते हैं। बस एक शादी है जिंदगी का सबसे अहम फैसला, जो हर हाल में अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। हंस ले, तू हंस सकता है, ऐसी सिचुएशन का सामना जो नहीं करना पड़ा तुझे। फहद को बुरी तरह हंसते देखकर ईसा बिगड़ा। वो अपनी हंसी को ब्रेक लगाता हुआ बोला, तो तू क्या समझे बैठा था? इधर तू अलवीना का नाम लेगा, उधर मामू कहेंगे कहाँ है मेरी बहू, फौरन मुझे उसके पास लेकर चलो, और मोमानी जान अपनी बहू को गले से लगा लेंगी। लाले, ऐसा फिल्मों और ड्रामों में हो सकता है, असल में नहीं, बल्कि ऐसे ड्रामे भी इक्का दुक्का ही होंगे जिनमें इतनी मोहब्बत निछावर की जाए। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल के बारे में भी नहीं सोचा था। मुझे तो लग रहा है मैं मोहल्ले की लड़की भगा लाया हूँ, जो अब्बा अम्मा यूं भिगो भिगो कर मार रहे हैं कि शर्म से डूब मरने का जी जा रहा है। ईसा की बात पर एक बार फिर फहद को जोर की हंसी आई, जिसको बमुश्किल दबाते हुए बोला, लगता है आखिरी ऑप्शन यही रह जाएगा तेरे पास। बकवास न कर, अलवीना ने ये सुन लिया ना तो जान से मार देगी मुझे, और फिर शादी 2 दिन का खेल नहीं है, जिंदगी भर का मामला है। देखा जाए तो 2 फर्द नहीं, 2 खानदानों का मिलाप है, जो आने वाली नस्लों के अमीन होते हैं। संजीदगी से बोलते अपने दोस्त पर फहद को प्यार आया।
मुलायमत से उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, मजाक कर रहा हूँ यार, तू इतनी टेंशन न ले। आखिर को मेरी अम्मा हुजूर, तेरी फुप्पी हुजूर किस दिन काम आएंगी, वो है ना, समझाएंगी अपने भाई भाभी को। उसकी बात से ईसा को थोड़ा हौसला हुआ। फिर वाकई फुप्पो ने अम्मा अब्बा को अपने तरीके से हैंडल किया था और इस बात पर राजी कर लिया कि कम से कम अलवीना को देखें, उससे मिले बगैर कोई फैसला न करें। जरूरी नहीं है कि बेटे की पसंद की गई लड़की बुरी ही हो। ईसा को तो यकीन हो गया था कि उसकी लव स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और उसकी वजह अम्मा अब्बा का अलवीना के घर जाना था। अम्मा को तो अलवीना पहली नजर में ही भाग गई थी, बल्कि उसकी अम्मी का रख रखाव देखकर भी वो खासी खुश थी। मगर अब्बा को वो घराना एक आंख ना भाया था और उसकी वजह अलवीना के अब्बू थे, जो बचपन में अब्बा के क्लास फेलो रह चुके थे। उस वक्त की अब्बा की उनसे अनबन रहती थी, इसीलिए अब्बा कुछ उखड़े उखड़े से थे, जबकि वो पुरानी बातों को भुलाकर बड़ी अपनाइयत और इज्जत से मिले थे। अम्मा और फुप्पो के वोट की बदौलत ये रिश्ता किसी न किसी तरह तय पा गया था, पर ईसा के दिल को धड़का ही लगा हुआ था, कहीं किसी मरहले पर बनती बात बिगड़ ही न जाए। अपनी तस्वीर ही व्हाट्सएप कर दो। वो क्या है कि मेरी कजन्स और बहन अपनी दुल्हन भाभी को पीले जोड़े में देखना चाह रही हैं। शरारत से कहता मोबाइल कान से लगाए वो बिस्तर पर तराश हो गया। आज मेहंदी का फंक्शन था और उसी की मुनासबत से उसने सफेद शलवार के ऊपर बादामी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। दुल्हन दूसरी तरफ पीले और सबसे मिजाज के खूबसूरत जोड़े में मलबूस दुल्हन चीख उठी, वहां मुझे सारे कहीं दुल्हन कहकर तो मुखातिब नहीं करने वाले। उसके चढ़ने पर ईसा महसूस हुआ, भाई हमारे यहाँ 1 साल तक तो बहू को दुल्हन कहकर ही पुकारा जाता है, तो अब तुम समझ लो कि तुम्हारा नाम दुल्हन रख दिया गया है। क्या क्या मैं क्यों बदलू नाम? नहीं भाई, अगर ऐसा ही करना है तो कल आने की जरूरत नहीं है। अलवीना तो अपनी जगह से ही उछल पड़ी थी, साथ ही अपनी खफगी का भी इजहार कर दिया। ईसा बदमजा सा उठकर बैठा, अच्छा बस अब मजाक में भी ऐसी बात मत करना, पहले ही हमारी शादी इतनी मुश्किलों से हो रही है, पहले आप अपने अल्फाज वापस लें, फिर नहीं करूंगी। लग दांतों में दबाती वो फरमाइशी अंदाज में बोली, ओके हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, अब तुम अपनी प्यारी सी तस्वीर भेज दो। मैं माइयों बैठी हुई हूँ और माइयों की दुल्हन को दूल्हा नहीं देखते। दूल्हा पर जोर देती वो शरारत से मुस्कुराई। ईसा जेरे लब मुस्कुराया, माइयों बैठे 2 दिन हो चुके हैं, इसीलिए तो 2 दिन बाद कॉल कर रहा हूँ, और आज माइयों नहीं मेहंदी का फंक्शन है। और ये सबा और अरीबा किधर हैं? उसूलन उनको मेरा ये काम करना चाहिए। सबा और अरीबा कमरे में नहीं हैं, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वरना वो करने थोड़ी देती। वो अब सिर्फ आपको अपनी सालियों के रूप में ही नजर आएंगी। अलवीना ने खबरदार किया। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ईसा ने मसनूई अफसरदगी से कहा। अलवीना की खनकती हुई हंसी की आवाज उसके कानों में रस घोलती चली गई। चलो कोई बात नहीं, कल आने दो, सबको देख लूंगा, तुम्हें भी जी भर कर देखूंगा। जस्ट से कहता वो लाइन के दूसरी तरफ मौजूद अलवीना को आंखें झुकाने पर मजबूर कर गया। अच्छा बस अब फोन बंद करें। इससे पहले कि ईसा एहतजाज करता, जोरदार आवाज से उसके कमरे का दरवाजा खोलता फहद कमरे में आया। बाद में बात करता हूँ, यहाँ जो तुम्हारा रकीब रूसिया है ना, वो आदम का है। फहद को बुरी तरह घूरते हुए उसने फोन बंद किया। यार क्या मसला है, हमेशा गलत टाइम पर तू एंट्री मारता है। अब तू इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि तेरा दोस्त शादीशुदा होने जा रहा है। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना तू उतावला हुआ जा रहा है उससे कहीं ज्यादा हमारी दुआ है कि तू जल्द अज जल्द शादीशुदा होकर अपनी बीवी को प्यारा हो जाए। उसके शिकायती अंदाज पर फहद तपा। ऐसी क्या इमरजेंसी हुई है? ईसा ने पूछा। यार मुझे लग रहा है खाना कम पड़ जाएगा, फहद ने संजीदगी से बताया। एक तो ये अब्बा भी ना, पहले उन चाय समोसों से डराया हुआ था, मुझे तो ख्वाब में भी चाय समोसे नजर आने लगे थे, और अब ये मसला। ईसा परेशान हुआ। अच्छा अब मामू को कुछ कहने का फायदा नहीं है, अभी खाना शुरू होने वाला है, हम जाकर एक देग और ले आते हैं। चल, सुहेल गाड़ी निकाल रहा है। ईसा ने तशक्कुर से अपने दोस्त जैसे भाई को देखा जो हर मुश्किल में साथ होता था। आगे पीछे चलते दोनों बाहर निकले। आखिर जल्द अज जल्द देग का इंतजाम भी तो करना था। अपने मुंह के जाविये दुरुस्त कर ले, तुझे देखकर लग रहा है हम जबरदस्ती शादी कराने के लिए उठा लाए हों, फहद ने उसके परेशान और बेचैन तासुरात देखकर कहा।
अभी कुछ देर पहले ही वो बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचे थे और बैठते ही फहद ने उसके तासुरात नोट किए थे। यार ये फंक्शन कब खत्म होगा? एक तो गर्मी, ऊपर से सख्त टेंशन हो रही है। बल्कि तू जाकर अब्बा से पूछ निकाह कब होगा। टिश्यू से पेशानी पोंछता वो नर्वस और टेंस सा था। शर्म कर ले कुछ, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हो जाएगा अभी निकाह भी। और आए किस लिए हैं? फहद अपने मखसूस मुतमईन अंदाज में बोला। तुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता तो पता लगता, ऊपर से इस कदर गर्मी में ये शेरवानी। अपने अंदर का उबाल निकालता वो उस पर उलट पड़ा। अच्छा हौसला कर, मैं मामू को देखता हूँ। बिल आखिर फहद को उसकी हालत पर तरस आ ही गया। जून की शदीद गर्मी में शेरवानी पहनकर टेंट में बैठना वाकई खासा मुश्किल था। फहद के जाते ही उसने सुहेल को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाईं, जो सामने कुछ फासले पर खड़ा किसी बुजुर्ग शख्सियत से खुशखपियों में मसरूफ था। दिल में उसे ठीक ठाक सुनाकर घड़ी पर नजर दौड़ाई और फंक्शन के खत्म होने के वक्त का अंदाजा किया। सफेद रंग की शेरवानी जिस पर डल गोल्डन काम था उस पर खूब जच रही थी। साथ मैरून रंग की पग थी जो उसने करीबी कुर्सी पर रखी हुई थी। पसीना पोंछता वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर इसी तरह फाड़ खाने वाली कैफियत में रहता तो यकीनन लड़की वालों से अनबन हो जाती और यूं उसकी अपनी वजह से कोई मसला हो जाना था जिसका उसे धड़का लगा हुआ था। अभी वो किसी हद तक रिलैक्स हुआ ही था कि फहद और सुहेल तेजी से उसकी तरफ आए। यार एक मसला हो गया है। फहद के मुंह से निकलने की देर थी। ईसा झटके से कुर्सी पर से उठा। कैसा मसला? तेरे मामू ने कोई लड़ाई डाल दी है, फहद ने बताया। अब्बा किधर हैं? ईसा ने परेशानी से पेशानी मसली। मामू को ही ढूंढ रहा था पर मिले नहीं। तो तू चल, अपने मामू को संभाल चलकर। उसे लेकर दोनों टेंट के उस हिस्से में पहुंचे जहां से मर्दों की आमदोरफ्त शुरू हो रही थी। वहां एक तरफ अच्छा खासा जमघटा था, जिनमें ईसा की बिरादरी के कुछ लोग थे और कुछ अलवीना के रिश्तेदार, और परेशान से अलवीना के अब्बू भी खड़े थे। उन्हें करीब खड़ा देखकर मामू मुतवज्जा हुए। उनके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे और लहजा तेज था। लो, ईसा भी आ गया। इसे भी तो खबर हो कि कैसे इसके होने वाले ससुरालियों ने धोखा दिया है। अलवीना के अब्बू ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मामू किसी को बोलने देते तब ना। अपनी बिरादरी के लोगों को उन्होंने साथ मिलाया हुआ था जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। ईसा नासमझी से देख रहा था। आखिर हुआ क्या है? उसने पूछा। बता तो रहा हूँ, धोखा देने चले थे हमें। वो तो मुझे पता चल गया, वरना तुम सारी जिंदगी बैठकर अपनी किस्मत को रोते। ये तो शुक्र कि मुझे मालूम पड़ गया। अपनी बेटी की दूसरी शादी करने चले हैं तुमसे। हैं? ये कब हुआ? फहद और सुहेल ने हैरत से ईसा को देखा, जो खुद शौक की सी कैफियत में था। अलवीना के अब्बू शर्मिंदा शर्मिंदा से कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, मगर मामू की दो धारी तलवार जैसी जबान के आगे कहाँ ठहर सकते थे। वो तो आज किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। ये क्या चक्कर है? तूने मुझे भी नहीं बताया। फहद ने शिकायती नजरों से उसे देखा। मुझे क्या पता? ईसा ने हवासों में आते हुए अपना मोबाइल निकाला और अलवीना को कॉल मिलाई। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव की गई। क्या हो गया है ईसा? थोड़ा तो सब्र कर लें। दूसरी तरफ से अलवीना की मुस्कुराती हुई आवाज आई। पहले तुम मुझे ये बताओ, ये हमारी पहली शादी है ना? बेख्तियारी में ईसा के मुंह से निकला। ये कैसा मजाक है? अलवीना को हंसी आई। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी पहली शादी है ना? देखो तुम सीरियसली मुझे बता दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। बस सच बताओ, कहीं मैट्रिक एफएससी में कोई निकाह, शादी या मंगनी वगैरह तो नहीं हुई थी? ईसा ने गड़बड़ाते हुए बिलाखिर पूछ लिया। नहीं, और अगर ऐसा होता तो मैं क्या झूठ बोलती, साफ साफ बता देती। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? दूसरी तरफ मैरून रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो शादी के दिन ईसा की तरफ से ऐसे सवाल पर हैरान सी थी। ईसा का सांस बहाल हुआ। मुख्तसरन उसे मामला बताकर बोला, अब तुम ऐसा करो, नफिल पढ़ना शुरू कर दो, मैं इधर सिचुएशन संभालता हूँ। ईसा ने मोबाइल बंद किया। दूसरी तरफ दुल्हन का खूबसूरत रूप धारे अलवीना अपने आप को देखते हुए सोच रही थी कि भला इस हुलिये में वो नफिल कैसे पढ़ेगी। मोबाइल जेब में रखता वो आगे आया। सारी बात सुनकर फहद बोला, बस यार, ये जो तेरे मामू है ना, तेरी शादी अपनी साहबजादी से कराना चाहते हैं और यहाँ तो कम से कम होने नहीं देंगे। हाँ, और ये जो बार बार होने वाली ससुराल कह रहे हैं, इनके होते हुए तो आज नहीं हो सकती तेरी। सुहेल ने भी जबान खोली। मामू, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब खत्म करें। ईसा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें बास रखना चाहा। अरे वाह,
कैसे खत्म कर दें? लड़की पहले से शादीशुदा थी, ये बात इन्हें बतानी चाहिए थी। और मियाँ, गलतफहमी नहीं हुई मुझे, खुद टेंट सर्विस वाले से बात हुई है मेरी, और ये अपने ससुर से पूछो ना जो चुप होकर खड़े हैं। मामू ने अलवीना के अब्बू पर चोट की, जिनको वो खुद इतनी देर से बोलने नहीं दे रहे थे। ईसा ने अंकल की तरफ देखा जो शर्मिंदा से खड़े थे और उनके अंदाज पर हैरत हुई। और तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी है? एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। चलो भाई चलो, हमें नहीं करनी अपने लड़के की शादी इन धोखेबाज लोगों में। मामू ने मुसलसल बोलते हुए सबको इशारा किया। आज समझ में आया इंतशार फैलाने वाले लोग कौन होते हैं। फहद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ आप सबसे। ये खालिद साहब जो टेंट वाले का हवाला दे रहे हैं, वो बेचारा तो अपनी तरफ से ठीक कह रहा था। सभी ने चौंक कर उन्हें देखा जो नजरें झुकाए इंकिशाफ कर रहे थे। किस उम्र में बेटी की शादी की थी कि उसे खुद खबर नहीं? फहद के आहिस्ता बोलने पर ईसा ने उसे खा जाने वाले अंदाज में घूरा। आप लोगों को तो मालूम है महंगाई किस कदर है, हम जैसे लोगों की तो कमर टूट जाती है। ऐसे में शादी के खर्चे पूरे करते करते मैंने अखबार में खबर देखी जो कि टेंट सर्विस वालों की तरफ से थी। टेंट के साथ साथ वो खाने का इंतजाम भी करते हैं। ये उनकी स्कीम थी कि दूसरी शादी करने वालों के लिए एक देग फ्री। बस इसी चक्कर में मैंने उनसे राब्ता कर लिया। उनकी बात सुनते कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी तो कुछ उनका एहसास करते हुए संजीदा हो गए। हाँ तो ये कौन सी शराफत है? मामू झट से बोलना शुरू हुए, मगर फुप्पा ने उनका हाथ दबाया। मगर वो भी अपने नाम के एक थे। खामोश होते हुए भी अब्बा को मुखातिब किया। देख रहे हैं भाई साहब, ऐसे खानदान में रिश्ता करेंगे अपने बेटे का? उन्हें घूर कर ईसा ने डरते डरते खामोश खड़े अब्बा को देखा जो निहायत संजीदगी से खड़े थे। मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी चुका हूँ। एहसास भी हो गया कि इस महंगाई के दौर में लड़के का बाप होकर मुझे मुश्किलों से खर्चे पूरे करने पड़े हैं, तो ये तो लड़की के बाप हैं। इनके खर्चे हमारे खर्चों से भी ज्यादा हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो अपनी मजबूरियों की वजह से, और हम लड़के वालों की वजह से जो जहेज और ऐसी बहुत सी रस्मों को रोकने की कोशिश नहीं करते। अंकल ने ममनून नजरों से अब्बा को देखा। अब्बा ने आगे बढ़कर नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। मेरा ख्याल है काफी वक्त हो गया, अब निकाह शुरू करते हैं। वाह यार, मामू तो छा गए आज। फहद ने मुस्कुराते हुए अब्बा को देखा। ईसा की मुस्कुराती नजरें भी उन्हीं पर थीं। निकाह की सुन्नत अदा होते ही मुबारक सलामत की आवाजें बुलंद हुईं। ईसा भी उठकर बेख्तियार खुशी से अब्बा के गले लग गया। अरे क्या हो गया है, अब छोड़ भी दे। अब्बा ने मुस्कुराते हुए खुद से चिमटे ईसा से कहा। थैंक यू अब्बा, आपने सब संभाल लिया। अच्छा बस कर, मेरी बूढ़ी हड्डियां इतना जोर नहीं सह सकती। अब्बा के कहने पर ईसा उनसे अलग हुआ। आखिर तेरी खुशी थी, भला हम अपनी बहू के बगैर जा सकते थे? ईसा उनकी बात पर छेंप गया। और फिर तेरे वलीमे पर भी यही टेंट सर्विस वाले हैं, तभी तो मैं उनसे चुपता फिर रहा था। मजे से लब दांतों में दबाते वो आगे बढ़ गए थे और उनकी बात समझता ईसा बेख्तियार हंस पड़ा। भला ये हो सकता था कि ऐसी कोई स्कीम अब्बा की नजरों से छुपी रह जाती? एक बात का एहसास उसे शिद्दत से हो रहा था कि इस महंगाई के दौर में हमें वाकई अपने शादी के सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जिस तरह अब्बा और अंकल ने झूठ का सहारा लिया, उसी तरह बहुत से लोग अपने बच्चों की शादियों के खर्चे पूरे करने के लिए गलत रास्ता अपना सकते हैं। अपनी बारात के फंक्शन में खड़े खड़े उसने एक फैसला कर लिया था कि अगर अल्लाह ने उसे मौका दिया तो वो अपने बेटे की शादी में जरूर इन बातों का ख्याल रखेगा और लड़की वालों को भी इस मुश्किल से बचाएगा। फहद भी तो है, भाइयों जैसा दोस्त। फहद का ख्याल आते ही वो खुश हुआ। बस तो फिर फहद की शादी पर ही इस नेक काम का आगाज होना चाहिए। बेटा न सही, भाई ही सही, आखिर उसे भी तो सिस्टम बदलने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। अलवीना से ये सब शेयर करने का सोचकर वो खुश हुआ। आखिर वो उसकी शरीके सफर जो बन गई थी, उसे अपना हम ख्याल बनाकर ही वो एक नई सोच को परवान चढ़ा सकता था, क्योंकि एक औरत की सोच नस्लों की सोच को बदल सकती है। स्टेज पर बैठकर ये सब सोचता वो पहला दूल्हा था। फिर सामने से आती अलवीना का हसीन रूप और शहजादियों की शान देखकर ईसा के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।